गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे तो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था कॉग्निटिव एबिलिटीज़, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है। मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड नहीं किया है, मुझे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था कि वो इजी है, इसलिए हम पहले जो हार्ड चैप्टर्स हैं उस पर फोकस करते हैं, जिसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है और जिसको समझने में आपको मुश्किल आ सकती है। बहरहाल आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं फर्स्ट चैप्टर भी अपलोड कर रही हूँ। तो देखते हैं, साइकोलॉजी ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। क्या इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है इसका। We live in an age of science. Almost every sphere of our life is influenced by sciences. Since the evolution of Homo sapiens as a species, the survival instinct of humankind has led humans to explore the world around them, which gradually led to the development of various sciences. आज हम सभी साइंस के ज़माने में रहते हैं। हर एक चीज़ हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं सब साइंस के इन्फ्लुएंस से ही घिरी हुई है। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, साइंस है। बहुत हमने साइंस के मैदान में बहुत तरक्की की है। मेडिकल साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस है, फिज़िकल साइंस है और बहुत सारे जोग्राफिकल साइंस है। बहुत सारे साइंस हम सारी ही चीज़ें साइंस के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। और कैसे जब से इंसान का इवोल्यूशन हुआ है, जब से इंसान दुनिया में आया है, तब से वो खुद को दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है। नए नए राज दुनिया के उसके ऊपर खुल रहे हैं, वो दुनिया को जान रहा है और वैसे ही उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। जो कहते हैं ना कि हर आने वाली जनरेशन पुरानी जनरेशन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, ज़्यादा एबिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं। तो यही है कि हर एक इंसान पहले से भी ज़्यादा दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और साथ ही इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे साइंसेस का भी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास में आई है। Today, sciences are broadly classified into the basic group, that is the physical sciences, physics, chemistry, geology, etc. The biological sciences, zoology, botany, physiology, etc. And the social sciences, psychology, sociology, economics, etc. आज साइंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तीन उसकी क्लासीफाई किया गया है तीन ग्रुप्स में। एक तो फिज़िकल साइंस आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जो दुनिया के फ़िज़िक्स के बारे में, मटेरियल के बारे में जो साइंस है, दैट इज़ फिज़िकल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट हैं उसमें। द बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग बीइंग के बारे में जो साइंस है, दैट इज़ बायोलॉजिकल साइंस, आइदर ह्यूमन और आइदर एनिमल्स। तो जूलॉजी हो गया और प्लांट्स भी, तो जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। ये सारे हमारे फिर फिजियोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज है, जूलॉजी बॉटनी में बहुत सारी ब्रांचेज है। तो ये सारे बायोलॉजिकल साइंसेज हो गए। अभी कुछ ही साल पहले, कुछ वक्त पहले ही एक नए साइंस का इमर्ज हुआ है, सोशल साइंस। जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, सोसाइटी को भी हमने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया है। पहले ये क्या था, इसको भी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी वगैरह को आर्ट्स माना जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उसमें भी हम क्वांटिटी बेस्ड और नंबर एनालिसिस करके और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ डेटा बेस, एक्चुअली नॉट क्वांटिटी एंड नंबर एनालिसिस, डेटा बेस्ड रिसर्च करते हैं हम। उसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सभी अभी सोशल साइंसेज में आ गए हैं। यानी इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस। साइकोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस बट इट कम्स अंडर सोशल साइकोलॉजी. Some people question whether psychology really is a science or not. To answer this question, you first need to know the answer to two questions: what is science and what is psychology. बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि साइकोलॉजी साइंस है या नहीं है। हकीकत में ये साइंस है भी या नहीं है। हम कह तो रहे हैं कि ये सोशल साइंस है, बट वेदर इट इज़ रियली साइंस और नॉट। तो इसका जवाब देने के लिए पहले हमको दो सवालों के जवाब देने होंगे, समझने होंगे कि साइंस क्या है और साइकोलॉजी क्या है। जब हम साइंस और साइकोलॉजी को अलग अलग समझ पाएंगे, तभी हम इसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, सही में साइकोलॉजी एक साइंस है।
This chapter aims at answering these two complex questions by providing insights into the topics like key features of science, history of psychology as a science, the research methods in psychology, challenges in establishing psychology as a science, and the importance of rationality. तो इस चैप्टर में हमें इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश की गई है। आपको एक इंसाइट प्रोवाइड की गई है, आप खुद सोचेंगे उस बारे में कि की फीचर्स क्या होते हैं साइंस के, साइकोलॉजी को एज ए साइंस समझने कैसे शुरू हुआ, साइकोलॉजी में कौन से रिसर्च मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और कौन से चैलेंजेस आए इसको एज ए साइंस समझने के लिए, और रैशनलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट इसका। की फीचर्स ऑफ साइंस, साइंस का इमर्ज कैसे हुआ। पहले तो साइंस कैसे आया, कैसे वो इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ। द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया which means knowledge. Science is the pursuit and application of knowledge and understand of the natural and social world following a systematic methodology based on evidence. The following are some of the key features of science. जो साइंस वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइंसिया से बना है, और ये कम्प्लीटली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, और सोशल वर्ड को एक सिस्टमेटिक मेथड के ज़रिए समझना, उसको इंटरप्रेट करना, एविडेंस की बुनियाद पर जो चीज़ें आप देखते हो, जो ऑब्ज़र्व करते हो, जो एक्सपेरिमेंट करते हो, उन सब की बुनियाद पर। तो फर्स्ट वन है, इसमें कौन कौन से की फीचर्स है। एम्पेरिकल एविडेंस। Science is an evidence-based approach to study and interpret information. Empirical evidence refers to acquiring information through direct observation or experiment. Scientific knowledge is based on verifiable evidence so that other investigators can observe or measure the same phenomena and verify its accuracy in future. एम्पेरिकल एविडेंस किसे कहते हैं। एक्चुअली जो साइंस है उसका जो एम्पेरिकल बेस्ड अप्रोच है उसको स्टडी करने का, साइंस को स्टडी करने का जो अप्रोच है वो एविडेंस बेस्ड है, जो हमको एविडेंस मिलते हैं और फिर हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। एम्पेरिकल एविडेंस किसे कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, और जो साइंटिफिक नॉलेज हमको मिलता है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफेबल होते हैं जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। कि मतलब मैंने कोई चीज़ को वेरीफाई किया और मैंने बताया कि ये इस तरह से ये होता है, और आप उसको साइंस तभी मानेंगे जब आप भी उसको वेरीफाई कर पाएंगे। अगर सिर्फ मैं अकेली कोई चीज़ को वेरीफाई करके दिखाती हूँ और दूसरे लोग एबल नहीं है उसको वेरीफाई करने के, तो इट इज़ नॉट साइंस, इट इज़ माई आर्ट, इट इज़ माई इमेजिनेशन, इट इज़ माई कंसेप्ट, विच ऑल आर रिलेटेड टू आर्ट्स, बट इट इज़ नॉट साइंस। साइंस वो होता है कि जो ऑब्जर्वेशन, जो एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं और जिसको आप प्रूफ कर रहे हैं, उसको कोई भी दूसरा इन्वेस्टिगेटर भी उसको मेज़र कर सकता है और उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई कर सकता है, उसकी एक्यूरेसी को। तो ये हो गया एम्पेरिकल बेस या एम्पेरिकल अप्रोच, एम्पेरिकल एविडेंस हम बोल सकते हैं। सेकेंड वन है इसमें ऑब्जेक्टिविटी। आर्ट सब्जेक्टिव होता है और साइंस ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हम ऐसे जनरल एग्जाम्पल में समझते हैं। जो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। जो ऑब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं, हर एक स्टूडेंट वो वही आंसर उसमें लिखता है, वो क्लोज्ड आंसर होते हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती आप उसमें कुछ चेंज कर सकें, या उसका कोई दूसरा आंसर होता ही नहीं चेंज। लेकिन जो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव वो होता है तो हर सब्जेक्ट यानी हर इंडिविजुअल, हर इंसान अपने हिसाब से किसी चीज़ को इंटरप्रेट करता है, और वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेस्ड पे, अपने ऑब्जर्वेशन की बेस्ड पे वो उस चीज़ के बारे में लिखता है, कितना भी कुछ वो उसके बारे में लिख सकता है। तो ये सारा सब्जेक्टिव हो गया, मतलब सब्जेक्ट का जो परसेप्शन है वो सब्जेक्टिव हो गया। और ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक फिक्स होता है, और उस चीज़ का आंसर वही होता है, वो साइंटिफिक होता है। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या है साइंस में। साइंस ऑब्जेक्टिवली स्टडीज़ द फिनोमेना अंडर कंसिडरेशन। साइंस किसी भी फिनोमेना को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करती है
Objectivity means the ability to see and accept the fact as they are and not as the investigator might wish them to be. ये बहुत ही अहम चीज़ है कि ऑब्जेक्टिविटी मतलब वो एबिलिटी है कि आप फैक्ट को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, वो जिस तरह से है आप उसको वैसे के वैसे ही एक्सेप्ट करो, ना कि जैसा आप उसको एक्सेप्ट जैसा कि आप उसको इंटरप्रेट करना चाहते हो आप उसको वैसे एक्सेप्ट करो। एक ही चीज़ को एक इंसान अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, एक इंसान अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। एक आधे भरे और खाली ग्लास पे लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ बनाई हैं और लोगों ने बहुत सारे तरीक़ों से उसको इंटरप्रेट किया है, तो इट्स ऑल सब्जेक्टिव कि जो इंसान वो इंसान उसको जिस तरह से देखना चाह रहा है वो उसको देख रहा है, तो ये सब्जेक्टिविटी हो गई। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी वो जो है उसको आप वैसे के वैसे ही देख रहे हो, आप उसको वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। देखना भी क्या, आप उसको वैसे के वैसे जो फैक्ट है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। Objectivity means that all sources of biases, prejudices, beliefs, wishes, values, preferences are etc. are set aside while investigating a particular phenomena. क्या होती है ऑब्जेक्टिविटी कि मतलब जो हम कोई चीज़ को जब इंटरप्रेट करते हैं, जब हम कोई चीज़ को समझने जाते हैं, तो बहुत सारे हमारे अंदर बायसेस होते हैं, कुछ पहले से डिसाइडेड, कुछ पहले से किसी चीज़ के बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बना होता है किसी चीज़ को लेके, तो वो बायस हो गया। प्रीजुडाइज, किसी चीज़ के बारे में पहले से हम निगेटिव होते हैं या किसी चीज़ के बारे में पहले से हम एक सोच बना के रखते हैं। चीज़ों को लेकर हमारे मन में कुछ बिलीव्स होते हैं, विशेज़ होती हैं, हमारे अपने वैल्यूज़ होते हैं, हमारी अपनी प्रेफरेंसेस होती है। तो जब हम ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ की स्टडी करने जाते हैं तो हमको ये सारी चीज़ों को एक साइड में रख देना होता है और उसको साइंटिफिकली मतलब उसको ऑब्जेक्टिविटी से उसको बस आपको फैक्ट एक्सेप्ट करना है, ये नज़र में रखते हुए हम उसको इन स्टडी करते हैं, किसी चीज़ को उस नज़रिए से हम देखते हैं। आई होप आपको ऑब्जेक्टिविटी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थर्ड वन इज साइंटिफिक कैजुअलिटी। साइंस एम्स एट फाइंडिंग आउट द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन। साइंस का क्या मकसद होता है कि किसी भी चीज़ में किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशन फाइंड आउट करें कि ये कोई भी चीज़ हुई है तो इसका क्या क्या कॉज था, ये क्यों हुआ और ये इस कॉज की वजह से ये क्या इफ़ेक्ट आया। कॉज को चेंज किया जाता, मतलब वेरिएबल को चेंज किया जाता तो कैसे होता, क्या उसका रिज़ल्ट आता, ये कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हो गया। In a scientific study, a researcher tries to control all extraneous variables in order to find out the effect of the independent variable cause on the dependent variable effect. साइंटिफिक स्टडी में क्या होता है कि रिसर्चर सारे ही जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे पानी है, पानी को आप हीट दे रहे हो तो वो उस बॉईल हो रहा है, पानी को आप बहुत कम टेम्परेचर पे रख रहे हो तो वो फ्रीज़ हो रहा है। तो पानी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, पानी पे उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। हीट हो गया और टेम्परेचर आप कम कर रहे हो। ये जो भी थर्मोस्टेट एक्चुअली उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। तो क्या होता है साइंटिफिक स्टडी में ये इसको कंट्रोल करता है इन्वेस्टिगेटर और वो इफ़ेक्ट तलाश करने की कोशिश करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो ये साइंटिफिक कैजुअलिटी हो गई, मतलब कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप तलाश करना। हर साइंस के पीछे कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन होता ही होता है। बग़ैर कॉज के कोई चीज़ का वजूद नहीं होता, कोई चीज़ को हम मान नहीं सकते जब तक कि उसके पीछे कोई रीज़न ना हो, रैशनैलिटी ना हो। Systematic exploration, science adopts a certain sequential procedure for studying a particular phenomena. किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है, एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है।
सिक्वेंशियल प्रोसीजर इंक्लूड्स फ्यू साइंटिफिक स्टेप्स लाइक आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन में? किसी भी चीज़ को जब हम सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करते हैं तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, ये डिसाइड करते हैं, ये फिक्स करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है मतलब किस चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब कोई मुश्किल के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। जो आप जिस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर आप उसके बाद में एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो। हाइपोथेसिस मतलब आप एक खुद का एक अंदाज़ लगाते हो कि क्या इसका रिज़ल्ट हो सकता है, दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस होता है जो बाद में आपके एक्सपेरिमेंट के बाद में वेरीफाई भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। आपकी फाइंडिंग उससे अलग भी आ सकती हैं। ये सिर्फ आपका एक अंदाज़, एक अनुमान होता है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिर उसके बाद में आप उस चीज़ के बारे में मालूमात जमा करते हो। एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, जो मालूमात आपने जमा की आप उसे एनालाइज करते हो। साइंटिफिक जनरलाइजेशन एंड प्रिडिक्शन, फिर आप उसको जनरलाइज करते हो, देन आप उसका रिजल्ट निकालते हो, वो प्रिडिक्शन होता है। Replication means reproducibility of scientific knowledge under the same circumstances stated anywhere and anytime. Replication assures the reliability of results and it enables in establishing in scientific theory. रेप्लिका वर्ड आप लोगों ने सुना होगा ना, जो ड्रेस हम डिज़ाइनर ड्रेसेस के कंटेक्स्ट में अक्सर ये लफ्ज़ सुनते हैं कि बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस हर किसी की अप्रोच में नहीं होते, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, हर कोई नहीं ख़रीद पाता उसे। तो मार्केट में उसके रेप्लिका वर्जन आते हैं, मतलब वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं, लेकिन एक तो उस पर ब्रांड का नाम नहीं होता, दूसरे क्वालिटी का फ़र्क होता है, इसलिए उसकी कीमत में फ़र्क होता है, लेकिन वो एक नज़र देखने में एग्जैक्टली सेम दिखाई देते हैं, तो हम उसको रेप्लिका बोलते हैं। तो वो ये इस नाम से भी आते हैं, इस ब्रांड का रेप्लिका है, उस ब्रांड का रेप्लिका है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है? एक्चुअली रेप्लिकेशन कॉपी करना, किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना, कॉपी करना भी नहीं, किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना। तो रेप्लिकेशन में भी ये साइंस में रेप्लिकेशन का क्या मीनिंग है कि साइंटिफिक नॉलेज को आप रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब किसी ने एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया है, किसी ने एक चीज़ को फाइंड किया है, किसी ने एक चीज़ को वेरीफाई किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो सेम चीज़ को आप दूसरी जगह, किसी भी जगह और किसी भी वक्त, लेकिन वही सर्कमटेंसेस के साथ में, वही कंडीशंस के साथ में फिर से बनाते हो, फिर से आप वो करते हो। जैसे सभी लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उस जो एक्चुअल वर्ज़न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो पेड वर्ज़न है, कुछ 1 लाख के ऊपर उसका प्राइस होता है, लेकिन हम लोग ख़रीदते हैं क्या उसे? हम सभी लोग एक उसका रेप्लिका वर्ज़न इस्तेमाल करते हैं जो कि फ्री होता है, इजीली एक्सेसिबल होता है। सभी के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ज़न है, तो किस किस ने उसे ख़रीदा है? शायद हम में से किसी ने भी उसे नहीं ख़रीदा है, बहुत कम लोग वो ख़रीदते हैं। तो ये उसका रेप्लिका वर्ज़न होता है कि उन्होंने कि दूसरी जगह, दूसरे टाइम में जो पहली बार वो बना था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर जब पहली बार बने थे, पहली बार बने या ओरिजिनल वर्ज़न में जो बने, उसको बाद में भी बने, लेकिन जो उसका ओरिजिनल वर्ज़न है उसको उसी सर्कमटेंसेस के साथ में किसी भी दूसरी जगह, किसी भी दूसरे वक्त में लोगों ने उसके बहुत सारे वर्ज़न बनाए, दैट इज़ ए रेप्लिका। तो इसमें क्या होता है? रेप्लिका अश्योर्स द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स एंड इट इनेबल्स इन एस्टेब्लिशिंग इन साइंटिफिक थ्योरी। रेप्लिकेशन से क्या होता है कि हम उसकी रिलायबिलिटी के लिए अश्योर हो जाते हैं कि ठीक है, उन्होंने वो सर्कमटेंसेस को हम फॉलो करते हैं, वो सर्कमटेंसेस के साथ में ही हम वो चीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो भले ही हम दूसरी जगह या दूसरे वक्त में उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिजल्ट सेम आते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो जो प्रोडक्ट है वो रिलायबल है। Predictability is an important feature of science. Scientists do not merely describe the phenomena being studied, but also attempt to explain it and make predictions accordingly. प्रेडिक्टिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है साइंस का। साइंस सिर्फ किसी स्टडी को, किसी फिनोमिना को स्टडी नहीं करता, बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करता है और प्रेडिक्ट करने की भी कोशिश करता है कि इससे क्या होगा।
तो ठीक है, ये हमने साइंस क्या है ये हमने अभी अच्छे से समझ लिया है। और अब साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है उसको साइंस समझने के लिए किस तरह से उसको साइंस समझा गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि पहले तो इसको भी आर्ट्स समझा जाता था, सोशल स्टडीज़ भी कहा गया मगर सोशल साइंस नहीं कहा गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। हैव अ गुड डे।